नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। पालोना के इस मंच पे आज मैं एक नए मुद्दे को लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये वो मुद्दा नहीं है जिस पर मैं रोज़ आपसे बात करती हूँ। यहाँ किसी नवजात शिशु की आज हम बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे 14 साल के एक ऐसे लड़के की, जिसके साथ उसके एरिया में रहने वाले 45 साल के एक आदमी ने हैवानियत करते हुए सारी हदें पार कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारा उस सिस्टम से है, उस व्यवस्था से है जिसे इस मामले को तत्परता से लेना चाहिए था, इसकी जाँच-पड़ताल करनी चाहिए थी, बच्चे को न्याय दिलवाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहा। क्योंकि सिस्टम ने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई, इसलिए आज मजबूर होकर हमें इस मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ सामने आना पड़ा। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ देश के अलग-अलग हिस्सों से कुछ ऐसे विशेषज्ञ जुड़ेंगे, जो चाइल्ड राइट्स पर लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बुलाना चाहूँगी बैंगलोर से ज्योति जी को, पटना से केडी मिश्रा जी को और रांची से एडवोकेट रश्मि जी को। केडी मिश्रा जी पटना हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं और एडवोकेट रश्मि जी झारखंड हाई कोर्ट से जुड़ी हुई हैं और इसके अलावा इनका जो फोकस एरिया है, वो चाइल्ड राइट्स है। बैंगलोर से ज्योति जी हमसे जुड़ी हुई हैं, जो कि पॉक्सो पर लंबे समय से काम कर रही हैं। मिश्रा जी, ज्योति जी जी, और रश्मि जी, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ पालोना के इस मंच पर। ये पहली बार है जब हम सब एक डिफरेंट मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो जैसा मैंने बताया, मैं थोड़ा-सा अपने दर्शकों को भी बता देती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ये 14 अगस्त की घटना है। 14 अगस्त को झारखंड के एक जिले पलामू के जिसका हेडक्वार्टर है डाल्टनगंज, उसमें एक बच्चा ट्यूशन पर जा रहा था। इसी दौरान बीच में 45 साल के एक आदमी ने उस बच्चे को रोक लिया, उसके साथ उसका सरकारी अंगरक्षक भी था, कुछ और 2-3 लोग भी उसके साथ थे, उसको मारा-पीटा गया, बंदूक की बट से भी उस बच्चे पर प्रहार किया गया। इसके बाद वो सभी लोग उस बच्चे को लेकर नीरज जायसवाल जो तो आरोपी है, वो नीरज जायसवाल के घर में उस बच्चे को ले गए। आरोप ये है बच्चे का और बच्चे के माता-पिता का कि जो बॉडीगार्ड है, उसने बच्चे के हाथ पीछे से पकड़ लिए। इसके बाद नीरज जायसवाल ने बच्चे के कपड़े के करके उतारे। अब कायदे से तो यहाँ पर ये पॉक्सो का मामला बनता है, क्योंकि बच्चे की मॉडेस्टी पर हमला हुआ है। ये मामला कल हमारे सामने आया था और इसके बाद मैंने आप सबके साथ-साथ देश के कुछ और भी विशेषज्ञों से इस पर बात की। कई इस पे मत हमारे सामने आए कि पॉक्सो का मामला इसमें बनता है या नहीं बनता है। हम इस पर चर्चा करें उससे पहले मैं ये बता दूँ कि पुलिस ने इस मामले में जो सेक्शन लगाए हैं वो हैं आईपीसी का सेक्शन 341, 342, 325, 307, 504, 506 एंड 34। सबसे पहला सवाल मैं रश्मि जी आपसे ही करती हूँ। जी। मुझे आप ये बताएँ कि ये जितने भी सेक्शंस लगे हैं इसमें, क्या कोई ऐसा सेक्शन इसमें है जो ये बताता हो कि ये जो अपराध इस बच्चे के साथ हुआ है, ये किसी ग्रोन अप व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है, बल्कि बच्चे के साथ हुआ है? मतलब बच्चे के साथ अगर हम कोई क्रूरता करते हैं, किसी तरह का ऑफेंस करते हैं, वैसा कोई सेक्शन इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है क्या? जी। सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ पे इस जो एक मुद्दा है उस पे बुलाने के लिए मोनिका जी। और जो ये घटना हुई है ये घटना तो अपने आप में एक जो मैं कहूँगी कि बच्चे के साथ है, ख़ास करके तो जब हम किसी बच्चे के साथ इस तरीके का जो कि जिसकी उम्र एडल्ट नहीं है, 18 साल से कम की है और वो अपने आप पॉक्सो एक्ट में फ़ॉल होते हैं। मतलब उनके साथ अगर किसी तरह की इस तरह की मारपीट की घटना हो या सेक्सुअल ऑफ़ेंस जैसे आप कह रही हैं कि उन बच्चे के साथ हुआ है, उसे कपड़े खोल करके उसे ऐसा किया गया है, जो एफआईआर में भी मैंने देखा है। तो जी, बड़े के साथ जब किसी की उम्र 18 साल से ऊपर होती है तो वो एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन जहाँ पे एफआईआर में मैंने देखा कि इस बच्चे की उम्र 14 साल है। और जो जी, सेक्शंस लगे हैं वो आईपीसी के सेक्शंस लगे हैं। जब जी, किसी बच्चे के साथ इस तरह की घटना होती है तो उसमें पॉक्सो के सेक्शन लगने चाहिए, वो नहीं जी, लगा हुआ है। तो सबसे जब बच्चा यहाँ पे विक्टिम है यहाँ पे, तो पॉक्सो का सेक्शन अपने आप लगता है। एक जी, भी नहीं है और घटना की हुए लगभग 1 माह से ज़्यादा हो गया है।
तो जी, मैं आपसे यही कहूँगी कि सबसे पहले हमें ये ट्राई करना कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे के साथ जो घटना हुई, आपराधिक घटना, उसको हम पॉक्सो केस के अंदर लाएँ। ठीक है? जी, आईपीसी जो एलिगेशंस लगे, जो भी धारा लगी है, वो तो जनरल एलिगेशन है, और ये बच्चे के लिए नहीं है खास करके, ये किसी भी एडल्ट के लिए, जो मारपीट जो जो बच्चे के साथ हुआ है, उम्र को देखते जी, हुए पॉक्सो के सेक्शंस लगने चाहिए थे यहाँ पे, जो जी, खास करके नहीं ऐड किए गए हैं। तो जी, ये बच्चे को रिलीफ कैसे मिलेगा? जी। हम हमारा तो मिश्रा मेन जी, 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 मिश्रा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। रश्मि जी का कहना है, और कल क्योंकि मैंने आपको बताया, बहुत सब कई विशेषज्ञों से मेरी इस पर बात हुई, सभी का कहना था कि इसमें पॉक्सो का सेक्शन लगना चाहिए। एकमात्र आप थे जिनका ये कहना था कि नहीं, इसमें पॉक्सो का सेक्शन नहीं लग सकता है। तो मैं आपसे वो ग्राउंड ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो ये मामला है, क्योंकि आपके साथ भी मैंने इसकी एफआईआर शेयर की थी, आपने भी वो सारा मामला बहुत नज़दीकी से इसको देखा है। तो आपका इस मामले में क्या कहना है? सभी लोगों को नमस्कार। आवाज जा रही है? बिल्कुल आ जी, रही जी, है सर, नमस्ते। आ रही है। और देखिए, इस मामले में जहां तक मेरा अपना राय बनता है कि जी, जितने भी कंटेंट्स एफआईआर में होते हैं उसी के हिसाब से सेक्शन लगते हैं। बिल्कुल। यह जी, बात अलग है कि इसमें जेजे एक्ट का सेक्शन 75 ही लगना चाहिए था। जी, निश्चित जहां तौर तक जहां तक पॉक्सो की बात है, पॉक्सो में सेक्सुअल हरासमेंट की बात आती है। पर। जी, ये पूरे रिटेन एप्लीकेशन में हम लोग चूंकि इस केस को, चूंकि चाइल्ड राइट पर काम करने का पोक्सो पर रहा अनुभव, कि कहीं भी एक वर्ड नहीं आया। अब दूसरी बात, पोक्सो लगेगा कब? जब 164 का अगर बयान हो, लड़का कुछ कह दे कि जी, किसी तरह से वह सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हुआ है, मे भी किसी भी तरह से उसके किसी भी पार्ट को टच किया गया हो, छू दिया गया हो, तो उस पर लगेगा। जी, प्रश्न है कि पॉक्सो में जितनी भी धाराएं हैं, जो भी ऑड नंबर है वो सेक्शन ऑफेंस की बात करता है, जो सम नंबर है वो सब पनिशमेंट की बात करता है। हमने भी इस बात को देखा कि आखिर पॉक्सो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अभी जी, तक के तकनीकी जो मेरा अपना अनुभव रहा है कि वस्त्र खोलना, हाँ, अगर फीमेल होता तो 354 वगैरह वो अलग बात है, लेकिन जी, इस सिचुएशन में सेक्सुअल हरासमेंट जैसा वर्ड जो डिफाइन किया गया है, ऐसे जी, हमारे लर्नेड फ्रेंड बहुत सारे लोग हैं, उस पर प्रकाश डालेंगे, हमें भी थोड़ा जी, जानकारी होगी कि सेक्सुअल हरासमेंट वर्ड जो है, जो डिफाइन किया गया पॉक्सो में, वो वर्ड कहीं नहीं है रिटेन एप्लीकेशन में। रिटेन एप्लीकेशन में जो भी वर्ड होते हैं उसी के आधार पर सेक्शन लगते हैं। हाँ, त्रुटियां कहाँ हैं कि जे एक्ट का सेक्शन नहीं लगाया। महत्वपूर्ण बात यह है, पोक्सो पर मेरा यही अपना ओपिनियन है। हाँ, बच्चों के साथ क्रूरता हुआ है, बच्चों के साथ अमानवीय कृत्य है। कभी जी, भी किसी भी परिस्थिति में इसमें तो मैं अगर कहूं, हमारे लर्नेड फ्रेंड भी हैं, वही कहीं सहमत हों कि इसमें स्योमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था कंपिटेंट अथॉरिटी यानी सीडब्ल्यूसी या जेजेबी को। जी, उनको स्योमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, कॉग्निजेंस लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए थी। वह जी, कंपिटेंट अथॉरिटी बच्चों के मामले में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़े पावरफुल पोस्ट है। वहाँ जी, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट मेंबर हैं, सभी हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं प्रकाश में अभी तक आया है, न संज्ञान में आया है। मैं भी इस चीज को पूरा मंथन कर रहा था पॉक्सो पर। मेरा अपना मानना है कि सेक्सुअल हरासमेंट वर्ड जो आया जी, 2012 में पॉक्सो एक्ट बना, उसमें कहीं एक वर्ड भी नहीं जुड़ा हुआ है। यह अनुसंधान का चीज है। हो सकता है कि मैं भी अनुसंधान के क्रम में 161 के बयान के दौरान अगर कुछ ऐसी बातें आती है तो आगे भी सेक्शन लग सकते हैं। ऐसा नहीं कि एफआईआर में जो सेक्शन लग गया वही फाइनल है। जी, वह चार्जशीट देने तक भी सेक्शन उसमें ऐड होने का प्रोविजन है। दूसरी चीज, अगर ऐसा होता है तो यह जो भी बच्चों से रिलेटेड मामला है, हमें इस बात पर भी कहीं ना कहीं निगाह डालना होगा। क्या झारखंड में चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट भी काम कर रही है या नहीं कर रही है? क्योंकि जैसे ही बच्चों का मामला आता है, किसी प्रकार के सीएनसीपी हो या सीआईसीएल हो, यानी कि कंफ्लिक्ट विथ लॉ हो या विक्टिम हो, देख रेख संरक्षण वाले बच्चे हो, तो उसमें सारे के सारे रोल आ जाते हैं
CWPO जो नामित है थाना में, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, इन लोगों का रोल आता है। एडल्ट क्रिमिनल सिस्टम से कभी भी बच्चों के साथ मुकदमे को किसी भी प्रकार से जांच अनुसंधान करने के लिए कानून रोकता है। वह जी, एडल्ट क्रिमिनल सिस्टम से बिल्कुल मिश्रा अलग जी, है। निश्चित तौर पर मैं इस पर भी आपके पास आऊंगी कि और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। ज्योति जी, मेरा आपसे अब इस पे सवाल, आपका क्या कहना है? रश्मि जी का बताना है कि हाँ, इसमें पॉक्सो का सेक्शन लग सकता है, हम इस पर भी बात करेंगे कि कौन सा सेक्शन लग सकता है। और मिश्रा जी का कहना है कि नहीं क्योंकि नहीं, इसमें कहीं पर भी जो हाँ रिटन बिल्कुल FIR लगना दी चाहिए था। जी, लेकिन जो उसमें हम कल बात कर रहे थे मैं उस पर आऊंगी। मुझे लगता है ये कानून का ही सेक्सुअल हैरेसमेंट आता है जो अभी मिश्रा जी बोल रहे थे। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। जो सेक्सुअल मिश्रा जी ने जो बोला, और वो दोनों ही बहुत ही दोनों ने बहुत विस्तार से सब समझाया। जहां पर जो प्रॉब्लम आ रही है ना, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, कि जो डेफिनेशन है, ठीक है, उस वो डेफिनेशन कहती है कि सेक्सुअल इंटेंट से उतारे गए क्या कपड़े, तब जाके वो जी, पॉक्सो आता है। तो ये मैं कानून का फ्लॉ मानती हूँ इसको। बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कपड़े उतार करके उसको नग्न घुमाया जा रहा है, उसमें सेक्सुअल इंटेंट हो या ना हो, वो चाइल्ड अब्यूज है और उसमें पॉक्सो लगना चाहिए। जैसा कि निश्चित जो है बाकी सारे लॉज में होता है, और जो विमेन से रिलेटेड लॉज होते हैं जहां स्त्री को बुरा लगा उसको देखा जाता है, तो यहाँ पर भी मिश्रा जी ने मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि यदि, हालांकि इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, मैं एग्री करती हूँ इस बात से। पार्टी कोई भी बन सकता है चाइल्ड अब्यूज के उसमें, कि भाई हमने देखा था, हमें समझ में आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि इसमें ऐड हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस ने क्यों ऐड नहीं किया। ऐड करना चाहिए था, और ये बहुत सीरियस ऑफेंस है। जी, निश्चित तौर पर। रश्मि जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊँगी। जब कल ज्योति जी ने मुझे ये पॉक्सो का ये भेजा था सेक्शन कि इसमें कौन-सा सेक्शन लगना चाहिए, सेक्शन 11 का जो टू पॉइंट 2 है, उनका ये जी कहना था। लेकिन मैं भी मिश्रा जी की तरह वहीं पर अटक गई थी कि इसमें सेक्सुअल इंटेंट लिखा हुआ है कि सेक्सुअल इंटेंट से अगर कोई किसी बच्चे के कपड़े उतारता है, उसका प्रदर्शन करता है, किसी अन्य व्यक्ति को उसमें शामिल करता है, तब उसमें वो सेक्शन 11 लगना चाहिए। तो वो कहीं न कहीं मुझे भी कहीं ये चीज़ें अटक रही थी कि ये इंटेंट तो उसमें ऐसी हमको भी कुछ पता नहीं चल पा रही है, क्योंकि बच्चा भी वैसी चीज़ कुछ बता नहीं पाया था कि उसके साथ कोई सेक्सुअली अब्यूज़ उसको किया गया हो या कोई इंटेंट हो। तो आपका इस मामले में क्या कहना है कि ये जो सेक्सुअल इंटेंट को वर्णित किया गया है इसमें जे इसमें पॉक्सो एक्ट में, क्या एक बच्चे से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो उसको समझ सके? एक 14 साल का बच्चा, या मान लीजिए तो 14 साल का है लेकिन इससे छोटा बच्चा भी हो सकता है, कपड़े उसके उतारे गए हैं, इतना सही है, ये वो बच्चा बता रहा है। अब जी इसमें वो सेक्शन 11 वाली जो बात है, ये आ सकती है या नहीं आ सकती है? जी सबसे पहले तो मिश्रा सर धन्यवाद, आपने जो बहुत सारे लाइंस ऐड किए कि एफआईआर में कहीं पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, और जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो एफआईआर की बेसिस पे ही होता है, ठीक है। और जो आप कह रही हैं कि बच्चे को समझ नहीं है असल में कि उसके साथ कपड़े उतारे गए हैं तो उसके साथ हुआ क्या है, और बिल्कुल अगर वो बच्चा मतलब बच्चा ही है और उसके साथ ऐसा हो रहा है तो सेक्शन 11(2) जो मेरा जहाँ तक मेरी समझ है, तो उसके हिसाब से 11(2) का जो कंटेंट है, कंटेंट बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग में फॉल होता है। और बच्चा का अगर कपड़ा खोल करके घुमाया जा रहा है तो उसकी जो मॉडेस्टी है उसमें तो आप ये वो एक तरीके का हमला ही कर रहे हैं अटैक ना, है, तो बच्चे को समझ नहीं बिल्कुल। है, ठीक है। तो ये जो CWC का है, जैसा सर ने बोला कि वो सुओ मोटो उनको लेना चाहिए था सबसे पहली बात, कि जी, उनको उसके ऊपर, और बच्चे बच्चे को तो समझ नहीं है। तो जब बच्चे से 164 का जो सर बोल रहे थे कि बयान लिया जाता है, तो बयान के बेसिस पे ही हम आगे का काम करते हैं। तो बयान जी, के जब बयान ली जाती है तो उस टाइम में क्या बच्चे के साथ कोई काउंसलर था, ये एक भी चीज़ हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हुँ, CWC जब बयान ले रही है तो उनके पास एक काउंसलर होना ज़रूरी है बयान के टाइम में। तो जी, क्या बच्चे को एक ऐसा माहौल भी देना रहता है ताकि वो सेफ फील कर सके, वो समझ पाए कि उससे किस तरीके का सवाल किया जा रहा है। तो जी, यहाँ पर ज्योति जी हैं जो एक्सपर्ट है इसमें। और तो ये जो CWC जब 164 का बयान लेती है मजिस्ट्रेट के सामने, तो उसमें क्या है ना कि बच्चे को सेफ पहले फील कराए, बच्चे के साथ जो घटना हुई उसको सुने। और बात रही कि इंटेंट की, तो ये तो प्रूफ करना पड़ेगा ना कि जो ये कर रहे हैं जिनका नाम है
उनको प्रूव जी, करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ वो नहीं करना चाहते थे या उन्होंने किया है। तो बच्चे का बयान के ऊपर बच्चे को समझ नहीं है, तो वो बयान सीडब्ल्यूसी काउंसलर की मदद से लेगी, और फिर हम चाहे तो बाद में ऐड भी करा, मतलब अगर इस तरीके का इंटेंशन प्रूफ हो जाता है तो उसको हम एफआईआर में ऐड कराएंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। मतलब सीडब्ल्यूसी को इंटरवीन करना चाहिए था। मेरी जानकारी में जो बातें आई हैं वो ये जी है कि बिल्कुल। बच्चे को सीडब्ल्यूसी के सामने प्रोड्यूस किया गया था। सीडब्ल्यूसी ने जी 1 घंटे तक बच्चे से बातचीत की। काफ़ी 1 घंटा अगर बातचीत की है तो निश्चित तौर पर बहुत गहराई से बातचीत की होगी, और बच्चे जी ने उनको भी सब बताया होगा कि जैसे कपड़ा उतारा, मेरे हाथ बाँधे। तो वैसी परिस्थिति में तो सीडब्ल्यूसी को खुद इंटरवेन करके इसमें पॉक्सो का सेक्शन ये लगवा देना चाहिए था, और बिल्कुल। इसके अलावा जेजे एक्ट का सेक्शन 75 भी ऐड करवा देना चाहिए था, बिल्कुल। जो और कि इस जब मामले में कहीं हाँ हुआ बिल्कुल। नहीं है। जी, और अगर जब किसी बच्चे के साथ ऐसा हो अब रहा जैसे है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जब उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने टच अगर किया हो, तो जब कपड़ा जी, उतारा है तो टच तो किया ही है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पॉक्सो कैसे नहीं ऐड किया, बिल्कुल ऐड करना चाहिए। मतलब ये है। जी, मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह जी रहे हैं? जी, बिल्कुल मैडम ने सही कहा। ज्योति मैडम का कहना है कि टच किया, तो टच जी, कपड़ा उतारते समय जो टच की भावना है, मेंसरिया और इंटेंशन, दो चीजें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में महत्वपूर्ण होती है। मेंसरिया को अगर हम देखें और इंटेंशन को देखें, तो कपड़ा अगर किसी को कोई उतार रहा है, यहाँ पर बच्चा है, देखिए एक चीज को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। पॉक्सो को बहुत बारीकी से, जहां तक मैं समझता हूं, आप लोग की बात से हम ऐसा नहीं कि सहमत हैं, लेकिन पॉक्सो के मामले में जो भी डिफिनीशन है, जो जी, भी यौन हमला से संबंधित हैं, क्या उनके 0.5% वर्ड भी हैं कहीं पूरे, जो भी डॉक्यूमेंट एफआईआर हो चाहे जो भी हो। तो कपड़ा उतारते समय जो टच की बात आप कह रही हैं, तो टच कहां पर, कपड़ा खोल दिया तो टच, हाथ कहां, कपड़ा छुआ, बॉडी तो छुआ नहीं। देखिए कई चीजें हैं जो पॉक्सो में, कई इंग्रेडिएंट्स हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज का है, पॉक्सो लगेगा। बिल्कुल। लेकिन इस मामले में जहां तक रिटेन एप्लीकेशन है, इस मामले में पॉक्सो की बात अगर हम करें, जब तक के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा तथ्य नहीं आता है, तब तक के पॉक्सो, हाँ जेजे एक्ट नहीं लगा, यह बहुत बड़ा गलती हुआ है। मिश्रा 75 जी, लगा। मिश्रा जी, मैं आपको यहाँ पर ये थोड़ा-सा जी रोकना चाहूँगी। देखिए, हमारे यहाँ जो भी सिस्टम है, वहाँ क्या होता है कि मान लीजिए हमारे बच्चे के साथ कुछ हुआ, हम पुलिस थाने में जाते हैं कंप्लेन लेकर, फिर जो वहाँ पर जो भी पुलिस ऑफिसर होता है, वो हमें बताता है कि ऐसे-ऐसे करके आप लिख दीजिए, और वैसा हम आवेदन सामने वाले को दे देते हैं। हर व्यक्ति पॉक्सो एक्ट को समझता है या लॉ को समझता है, ये उम्मीद तो हम उनसे कर नहीं सकते हैं कि वो सारी चीज़ें उसमें डालें। जैसे कि जो ये पेरेंट्स है, जब मैं इनसे पर्सनली बात कर रही हूँ या बच्चे से जब मैंने बात की, तो वो बहुत आहत इसी बात से हैं कि उस बच्चे के कपड़े उतारे गए और उसको गली में धकेलाया गया, उसको घुमाया गया वहाँ पे। आप खुद सोचिए, देखिए 14 साल का बच्चा है और उसके ऊपर जो है 4-5 लोग, मान लीजिए 40-45 साल की उम्र के, उसको धकेलाते हुए चल रहे हैं, उसका कपड़ा भी उतार लें। तो आप सोचिए कि उस बच्चे की मेंटल स्थिति पर क्या असर पड़ेगा उसका। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। मॉडेस्टी पर आप तो बच्चे की हमला है ही ना, उसका कपड़ा उतार रहे हैं, क्यों कपड़ा उतार रहे हैं उसका? हमारे यहाँ गुड मन टच, बैड टच की क्लासेस करवाई जाती है, मतलब बच्चों को समझाने के लिए कि किसी डॉक्टर भी अगर आपको टच करता है, आपके कपड़ों को टच करता है, तो वो आपके पेरेंट्स की मौजूदगी में होना चाहिए। ये हम बच्चों को बताते हैं। यहाँ तो पेरेंट्स भी नहीं है, उसको डराया धमकाया जा रहा है, उसको धमकी दी जा रही है कि हम तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को जो है वो खत्म कर देंगे या उसको काट देंगे, इस तरह से करके जो ये बात उन्होंने उस बच्चे ने सीडब्ल्यूसी को बताई है। इसके और बावजूद सॉरी जी, सॉरी सॉरी, हम बीच में हम बोल दिए। अगर नहीं, नहीं। सीडब्ल्यूसी के स्टेटमेंट के पास, अगर सीडब्ल्यूसी के पास जो स्टेटमेंट दिया गया इस वर्ड का, जो आप वर्ड कर रही हैं, तो पॉक्सो का मामला 100% बन जाएगा। फिर कहीं कोई बिल्कुल। दो राय नहीं है, जी, कहीं ये कोई बच्चे दो ने राय नहीं बताया है। है। आज भी मैंने बच्चे से बात की है। मैंने उससे यही मैडम पूछा कि ये बताइए कि सीडब्ल्यूसी से आपकी क्या बात हुई? आपसे क्या-क्या पूछा? आप एकदम निश्चिंत होके, बिना डरे, बिना शर्माए आप मुझे सारी बात बताइए। तब उसने मुझे वो सब बातें बताई जो सीडब्ल्यूसी ने उनसे सवाल किए थे, और उसमें ये वाली बात भी उसने बताई कि मैंने उनको ये बताया था कि उसने मुझे इस तरह की धमकी भी दी।
कि मैं ऐसे कर दूंगा। उसके बाद भी सोचिए ना, जेजे एक्ट का सेक्शन 75 ऐड करवाया गया सीडब्ल्यूसी के द्वारा, ना ही पॉक्सो का ही कोई सेक्शन इसमें लगवाया गया। बिल्कुल, मिश्रा जी। अगर ऐसा वर्ड का प्रयोग किया है सीडब्ल्यूसी के समक्ष, तब विलंब हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं सेक्शन 19 पॉक्सो का वायलेशन भी हो जाएगा, और 21 में उसका पनिशमेंट भी है। इसलिए देखिए, मैं बार बार निवेदन के साथ कह रहा हूं कि जो कपड़े उतारे गए, एक वर्ड आ जाते कि पीछे से उसके बैक साइड पर हाथ से भी टच किया, हाथ से प्रहार किया, या धकियाते हुए पिछवाड़े पर कुछ किया, 100% पोक्सो लग जाता। लेकिन अब नया ही डेवलपमेंट है, और यह सीडब्ल्यूसी के संज्ञान में आ गया है। अगर सीडब्ल्यूसी विलंब करते हैं तो यह समझ लें कि सेक्शन 19 का वायलेशन है। शायद हमारे दोनों मित्र, सभी मित्र हमारे इसमें सहमत होंगे। और 21 में पनिशमेंट है। देखिए, हम बात क्यों करें, क्योंकि ये हाईकोर्ट के द्वारा कई ऐसे जजमेंट है जिसमें कि पोक्सो के केस में एक्यूटल कर, यहाँ से कन्विक्शन हुआ, वहां से एक्यूटल कर दिया। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो डेवलप हैं, और खास करके स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें एक्यूज का होगा, जैसे ही पॉक्सो लग जाएगा। बच्चा का कुछ नहीं, बच्चा एक शब्द कह दिया, एक कन्विक्शन के लिए काफी हो जाएगा। तो अगर सीडब्ल्यूसी के पास यह संज्ञान में आ गया है, तो उनको तुरंत इमीडिएट फॉरवर्ड करना चाहिए, प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए उसमें ऐड करने के लिए। जी, ये जरूर और जानना चाहूंगी आप तीनों से ही कि इसमें स्पेसिफिकली जैसे रश्मि जी ने और ज्योति जी ने बताया था कि पॉक्सो का सेक्शन 11 का जो नंबर 2 का पॉइंट है वो इसमें लगेगा क्या? इसके अलावा और भी, जैसे कि ये जो धमकी वाली बात हुई है प्राइवेट पार्ट को लेकर, ये मुझे भी जानकारी नहीं थी। आज देर शाम ही मेरी जब बात हुई तो उस बच्चे ने मुझे ये बात बताई है। क्या इसके बाद फिर कुछ और सेक्शंस भी इसमें लग सकते हैं, या जैसे अब वो मेंटल ट्रॉमा में भी चला गया है, तो और 1 महीना हो चुका है ऑलरेडी इस घटना को, अब इसमें क्या किया जा सकता है जिससे कि उस बच्चे को जस्टिस मिले? और आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। ये भी जानकारी में आया है मेरी कि पहले उसने एंटीसिपेटरी बेल ले ली थी, क्योंकि इसमें ऐसा कोई सेक्शन लगा नहीं है कि ये बहुत गंभीर मामला लगता हो। नहीं, 307 लगा हुआ है, सर हाँ, पर प्रहार है, ओठ लेकिन फटा हुआ है। मेडिकल जो रिपोर्ट है वो अच्छा देखिए, मेडिकल रिपोर्ट का जब मैं जिक्र कर रही हूँ तो मैं ये बताती हूँ कि जब पेरेंट्स को सबसे पहले ये बताया गया था, उसी आरोपी ने फोन किया था बच्चे के पेरेंट्स को कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, आप उसको ले जाइए। बच्चे का मुंह पूरा सूजा हुआ था, वो लगातार रो रहा था, तो वो कुछ इशारों से उसने बताना भी चाहा, पेरेंट्स उस वक्त समझ नहीं पाए। आप समझ सकते हैं कि बच्चे का जब नाक मुंह से खून निकल रहा हो तो किसी भी पेरेंट के ऊपर क्या गुजरेगा। उसने कहा एक्सीडेंट है, वो बच्चे को लेकर सीधे पहले कंसर्न थाना में चले गए। तो पुलिस ने कहा कि आप एफआईआर तो जरूर करवा दीजिएगा, लेकिन पहले इसका मेडिकल करवा लीजिए, इसको पहले मतलब ट्रीटमेंट दिलवा दीजिए। और एक्सीडेंट हो, मान लीजिए एक्सीडेंट है या किसी ने अटैक किया है बच्चे को, पुलिस को तो जाना चाहिए था साथ में मेडिकल करवाने के लिए, लेकिन पुलिस का कोई भी ऑफिसर साथ में नहीं गया वहां पर। तो पुलिस के लेवल पर भी यहाँ पर मुझे लगता है कि एक चूक हुई है। इस पर भी मैं आप लोगों से कमेंट चाहूंगी। और दूसरा कि इस वाले मामले में 1 महीना बीतने के बाद भी सीडब्ल्यूसी ने कोई भी ऐसा सेक्शन इसमें अभी तक भी नहीं लगवाया है। वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो उसने अप्लाई किया था वो भी उसने विड्रॉ कर लिया है। इसका मतलब है कि उसको अब डर भी खत्म हो गया है गिरफ्तारी का। तो इसमें अब क्या किया जा सकता है? मोनिका जी, एक चीज अभी जो आपने लास्ट में लाइन कहा कि एंटिसिपेटरी बेल विड्रॉ कर लिया, तो इससे कोई डर वाला खत्म होने की बात नहीं, विड्रॉ कर लिया उसने। तो रीजन क्या है, बेस्ट नोन टू ऑर्डर होगा कि किस रीजन से विड्रॉ किया है, ये अलग चीज है। ठीक है कि विड्रॉ किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना ये शॉर्ट में एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि पहली बात कि ये जो एप्लीकेशन है, एफआईआर जो दर्ज हुई है वो थोड़ा वीक है हमारा, उसमें सारी डिटेल्स नहीं थे, जिस वजह से पॉक्सो और जेजे एक्ट नहीं लग पाया। उसके बाद जो अभी 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और सीडब्ल्यूसी के पास अगर 164 का बयान है और उसमें ये सारी बातें आई हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सारे सेक्शन ऐड हो सकते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट है तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा जो है एक्यूज पे होता है, तो इसके लिए एक्यूज को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने ऐसा किया है नहीं किया है, ये एक्यूज के ऊपर है। ठीक है। अब क्या है कि जो आप आगे बोल रही हैं कि ये सारा पुलिस की तरफ से बिल्कुल यहाँ पे जो
कमी है, जांच में कमी की जा रही है, उनको जाना चाहिए था। मेडिकल क्या रिपोर्ट है वो अभी तो हमें मेरे पास नहीं है, लेकिन मेडिकल में क्या आया है ये भी नहीं पता चल रहा है। और अगर वो एंटिसिपेटरी बेल ये विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बेल मिल गया है या वो फ्री हैं। किसी रीज़न से हो सकता है कि वो दूसरी चीज़ फाइल किए हों वहाँ पे, ठीक है? जी तो ये इस पे मैं अभी नहीं कमेंट कर सकती क्योंकि मुझे फैक्ट नहीं पता है, जी ठीक है? तो ये प्रोसेस है। अगर फिर भी आपको लगता है कि सीडब्ल्यूसी में ही ठीक से इसमें काम नहीं कर रही या फिर जो जाँच है वो सही से नहीं हो पा रही है, तो आप फर्दर एक सारा डिटेल्स लिख कर के और बच्चे का मेडिकल रिपोर्ट जो आप बोल रहे थे मेंटल ट्रॉमा में है, जी सर अगर आप सहमत हैं तो आप प्लीज़ अगर 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 आपको लगता भी है कि कुछ ऐड करना हो तो बिल्कुल ऐड करिएगा आप। तो मेडिकल रिपोर्ट जो है ना, वो लेकर के आप एसपी के पास भी एक बार एप्लीकेशन दे सकते हैं कि ये जो है लेट हो रहा है बच्चे का मेंटल ट्रॉमा जो स्टेटस है फिलहाल, जैसा आपने बताया था फ़ोन पे मुझे कि वो बहुत जी डिस्टर्ब्ड है। तो वो सब लेकर के और जो इतना लेट हो रहा है डिले को लेकर के आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इस पे त्वरित कार्रवाई हो, मतलब जल्दी से इस पे एक्शन लिया जाए। तो ही जी हम और आगे फर्दर कर सकते हैं। और बात रही सर सर आपने एक चीज़ कहा था कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे जजमेंट आ गए हैं कि बच्चे का जो मतलब क्वैश कर देते हैं, ठीक है? तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो पॉक्सो केस में हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं पार्टीज़, मतलब दोनों एक्यूज़ और ये, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि किसी वजह से बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के, तो हम लोग जी आगे फिर उस तरीके से काम नहीं कर पाते। बहुत हाई मतलब आगे लेवल पे भी हम कोर्ट में भी कर लेते हैं वहाँ पे आर्गुमेंट, लेकिन लास्ट में यही आ जाता है कि दोनों पार्टी के बीच में सेटलमेंट हो गया और कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू भी है। लेकिन फिर भी अगर समस्या है तो हमें कोर्ट के पास तो जाना ही पड़ेगा, बच्चे को न्याय दिलाना ही पड़ेगा, ये सब ग्राउंड्स लेते हुए। जी जी शुक्रिया रश्मि जी। उषा जी हाँ कोई रश्मि जी आप कुछ और कहना चाह रही हैं? नहीं, इसमें टाइम तो है नहीं, अरेस्ट तो होना चाहिए, भले ही महीना भर हो गया हो तब भी अरेस्ट तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। और दूसरी इसमें हम इसमें क्या सीडब्ल्यूसी से भी इस पर बात कर सकते हैं कि भाई आपको इसमें इंटरवेन करते हुए जो प्रॉपर सेक्शंस है पॉक्सो का और जेजे एक्ट का वो इसमें हाँ, लगवाना चाहिए उनको। दूसरी बात ये है कि इसमें मोनिका जी मुझे details दीजिएगा ताकि मैं जो है थोड़े सोशल मीडिया पर इसके बारे में अवेयर करूं कि इसमें अरेस्ट नहीं हुई है। वैसे तो जाकर जी अरेस्ट कर लेती है पुलिस, मैंने देखा है जनरल के जहाँ पर आपसी रंजिश में लोग पॉक्सो जो है करवा देते हैं और लगा उसके देते बाद अरेस्ट हो जाती है बड़ी जाती है। यहाँ एक जेन्युइन केस है जिस पर अरेस्ट नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में अवेयरनेस भी कम है, इसी वजह से पुलिस पर प्रेशर नहीं पड़ा है अभी तक, तो वो करने की बिल्कुल। और जरूरत ये तो मतलब जो हुआ है मामला ये वहाँ के सीसीटीवी में भी एक उसका एक छोटा सा अंश जो है वो उसमें ये हुआ है रिकॉर्ड हुआ है और उसमें वो दिख भी रहा है कि बच्चे को कैसे धक्याते हुए उसकी शर्ट उसके हाथ में है और उसको धक्याते हुए वो गली में लेकर जा रहा है। जो भी पर्सनल रीजन रहा हो हम उन पर्सनल रीजंस में नहीं जाएंगे, लेकिन एक ऑफेंस हुआ है बच्चे के अगेंस्ट हुआ है, उसकी मॉडेस्टी पे हमला हुआ है और इसलिए इसमें जस्टिस मिलना बहुत जरूरी है। मिश्रा जी आप कुछ कह रहे जी थे? जी इसमें जैसे ही कोई पीड़ित आता है तो पुलिस का ड्यूटी बनता है कि वो उसका इलाज कराए। अगर जी पुलिस नहीं कराया है तो यह बहुत ही गंभीर बात है। दूसरी चीज, इस केस में जितनी बातें हम लोग फोक्सो लगाने के लिए करें, एक प्रोटेस्ट पिटीशन भी डालना चाहिए। जो ओरिजिनल कोर्ट में जहां पर रिकॉर्ड है वहां पर इन सारी बातों को लिख करके हम लोग इसको प्रोटेस्ट कम कंप्लेंट वर्ड का प्रयोग करते हैं, हमारे लर्नर फ्रेंड सभी शायद सहमत होंगे। तो यह जी पहले हम लोग जितनी भी बातें हैं हम लोग कर रहे हैं उनको इन्फॉर्मेंट के तरफ से प्रोटेस्ट कम कंप्लेंट पिटीशन ओरिजिनल रिकॉर्ड में जाना चाहिए, प्राथमिकता इसकी भी होनी चाहिए। दूसरी चीज, मिश्रा जी हमारे साथ हमारे काफी कॉमन मतलब आम लोग हैं वो नहीं समझते हैं कि कहाँ अप्लाई करना चाहिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं जी उनको भी वही बताऊंगी आज के जो माध्यम से। जी बिल्कुल, जहां पर अभी केस रिकॉर्ड है, जिस जी किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ, एसीजीएम के यहाँ, जिस किसी के यहाँ भी है, वहीं पर इन सारी बातों को लिख करके कंप्लेन जिस तरह से हम लोग फाइल करते हैं तो कंप्लेन कम प्रोटेस्ट उसको हेडिंग बनाते हैं, थाना कांड संख्या वही रहेगा और उसी न्यायालय में होता है, ताकि कल हो करके अगर पोक्सो का सेक्शन जितना हम लोग चर्चा कर रहे हैं सीडब्ल्यूसी में बातें आई है, तो अगर जी चार्जशीट सबमिट होता है
पोक्सो में नहीं लिया जाता है तो हेयरिंग करके उस मजिस्ट्रेट के पास बहस करके पोक्सो के बारे में उनको हम कॉग्निजेंस लेने के लिए गवाही दे करके बाध्य कर सकते हैं, या कानून में व्यवस्था है। कानून में व्यवस्था है कि अगर कहीं लगता है कि पुलिस हमें कोऑपरेट नहीं कर रही है, कि उसके मेल में है, तो प्रोटेस्ट कम कंप्लेंट पिटीशन हम लोग दाखिल करते हैं। अब चार्जशीट के बाद फाइनल फॉर्म या चार्जशीट के बाद उस पर बहस करके कॉग्निजेंस की बात करते हैं, जो भी एविडेंस होता है उसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। मान ली कि CWC का जो स्टेटमेंट लिया हुआ होगा वो आईओ ना लगाए तो हम कॉल भी करवा सकते हैं। इसी स्थिति में सारी चीजें हैं। दूसरी चीज, बिल्कुल कंप्रोमाइज की जहां तक बात है, अभी तक मेरे समझ में आखिर पॉक्सो में कंप्रोमाइज होता कैसे है, करते क्यों हैं? विक्टिम यहाँ पर जुवेनाइल है, जुवेनाइल का कंसेंट का कहीं प्रोविजन है बिलो 18 का? पेरेंट हो जाए इंफॉर्मेंट, वो कंप्रोमाइज कर दे। मैं इस पर 3 केस में कंप्रोमाइज पर ही इंफॉर्मेंट जो था, जो एडल्ट थे, उन पर कार्रवाई की काम किया हूं। आखिर बच्चे विक्टिम हैं, गार्जियन या एडल्ट या इंफॉर्मेंट किस कैपेसिटी में कंप्रोमाइज कर सकते हैं? जहां पर बच्चे का कंसेंट की जब है या न है वो नहीं देखना है। तो कंप्रोमाइज अगर पॉक्सो में कहीं हो रहा है या दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर हम लोग को भी प्रोटेस्ट डालना चाहिए, रिक्वेस्ट लेटर कहीं ना कहीं JJMC में डालना चाहिए, नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन को डालना चाहिए, स्टेट को डालना चाहिए। आखिर कैसे हो रहे हैं पॉक्सो में कंप्रोमाइज? नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप मुझे बता रहे हैं मिश्रा जी, क्योंकि ये तो चलिए कि ये दूसरा मामला है, लेकिन इससे हाँ पहले हाँ बिल्कुल। करीब 2-3 महीने पहले मेरे सामने एक ऐसी एक केस आया था जहां पेरेंट्स ने आपस में कंप्रोमाइज कर लिया। जेन्युइन केस था, एकदम बच्ची एकदम परेशान हकी बक्की, वो तो और छोटी बच्ची थी, मुझे लगता है यही 7-8 साल की वो बच्ची रही होगी, और पेरेंट्स ने आपस में कंप्रोमाइज कर लिया। जो कल्प्रिट था उसने माफी मांग ली कि भाई हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। शादीशुदा बच्चे वाला वो व्यक्ति था और उसने एक बच्ची के साथ ऐसा किया था। तो ये आपने जो बात बताई है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मेरी भी जानकारी में नहीं थी कि इस तरह का भी कोई उसको चैलेंज किया जा सकता है कहीं पर। और हम लर्नेड फ्रेंड से यह भी चाहेंगे कि अगर कंप्रोमाइज के आधार पर एक क्यूटल हुआ है तो उस तरह का अगर डॉक्यूमेंट मिलता है तो हमें उपलब्ध कराएं। हम निश्चित रूप से इसको हम कहीं ना कहीं एडवोकेसी का मुद्दा बनाएं कि वह न्यायिक पदाधिकारी जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रंग का हो और वो कंप्रोमाइज यानी कि एक्ट को वो समझ नहीं रहा है, उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसी पर कई जगह जुडिशियल अफसर को ट्रेनिंग की बात हुई है, मैंने प्रोटेस्ट लेटर लिखा है और उस पर कि अगर ऐसा कुछ संज्ञान में है तो उसका सर्टिफाइड कॉपी का अगर उपलब्ध कराते हैं कि कंप्रोमाइज के आधार पर पेरेंट्स के द्वारा कंप्रोमाइज किया गया और कोर्ट ने क्यूटल कर दिया। इस सब पर चूंकि देखिए, जब तक इस सब पर बारीकी पर हम लोग ध्यान, न्यायपालिका भी सुनने वाली नहीं है। न्यायपालिका भी एडल्ट क्रिमिनल सिस्टम की तरह सोचों में चलते रहती है। तो हम चैलेंज कर सकते हैं अगर इस तरह की कोई स्थिति हो बिल्कुल। तो। देखिए एक चीज मान के चलिए, हमने 2-3 चीजें हमारे लड़ने फिर समय आप लोग का हम थोड़ा ले, हमने एक सिद्धांत सीखा है क्या, हम प्रोटेस्ट कम रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं। हम सब्जेक्ट बनाते हैं जो भी किसी को दे, चाहे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को दे, NCPC किसी, प्रोटेस्ट कम रिक्वेस्ट लेटर। प्रोटेस्ट कम रिक्वेस्ट लेटर का बहुत बड़ा प्रभाव है मित्र। हम लोग इसको एक तरह से ब्रह्मास्त्र के तरह पर प्रयोग करें और करना चाहिए। जैसे यही अभी है बच्चा का मैटर, सारे इसमें जितने भी चार्जशीट जब तक सबमिट ना होते मैं चुप हूँ। आपके तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट आएगा फिर उस पर हम झारखंड हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लिखने के लिए हमारे लड़ने फ्रेंड वहां के दोनों साथ बैठे, वो लोग भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये त्रुटियां रह गई बच्चों के मामले में, रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमें इतना ही कहना है कि कौन दोषी है, सजा दीजिए नहीं मैं कहता हूं, मैं कहता हूं जिम्मेवार कौन? इस तरह के क्या पेरेंट्स या सिस्टम? जैसे ही सिस्टम पर प्रहार होता है उन लोग को भी कान पर जू रेंगने लगता है, वो ही सजग हो जाते हैं। एक बहुत ब्रीफ में आपसे वो और जानना चाहूंगी, अक्सर क्या होता है कि हम किसी को भी एप्लीकेशन देते हैं या कोई आवेदन देते हैं, जैसे इस मामले में भी हुआ, तो NCPCR को आवेदन दिया गया, SCPCR को दिया गया, CWC के समक्ष दिया गया। तो एक चीज आप कुछ बता रहे थे कि इसको कहीं से अटेस्ट करवा के कुछ आवेदन देना चाहिए, उससे इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो क्या है, वो आप इसको थोड़ा सा बताएं तो इससे आगे कोई भी इस तरह का मामला होगा तो उसको मदद मिलेगी। वो कोई भी आवेदन हम देते हैं
उसको हम शपथ जुक्त देते हैं, यानी एफिडेविटेड पिटीशन भेजते हैं, उसका बहुत बड़ा वैल्यू है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के ऐसा व्यवस्था किया है कि बिना एफिडेविट पिटीशन को किसी प्रकार का इंटरसेप्शन न किया जाए, रिपोर्ट मांग के गताल खाता में डाल दीजिए, रिपोर्ट मांग लेते हैं वो लोग। लेकिन जब हम एप्लीकेशन एफिडेविटेड देते हैं, शपथ युक्त आवेदन मेरा रहता है, तो वो फिर टस मस होने में उनको बड़ा दिक्कत होती है। हमारे लर्नर फ्रेंड समझ रहे होंगे कि एफिडेविट पिटीशन के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ। और उस तरह के जब कभी भी दें, शपथ युक्त देंगे। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं है तो संस्था के नाम पर लेटर हेड पर दें। हम लेटर हेड का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जी, मतलब आपका ये कहना है कि सिंपल A4 शीट पर या सिंपल पेपर पर, कागज के किसी टुकड़े पर कोई आवेदन कहीं लिखकर ना दें, वो या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पर हो या फिर उसको एफिडेविट के साथ उसको दिया जाए, या फिर तो उससे उसके आवेदन की वैल्यू बढ़ जाती है उससे, और उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इग्नोर नहीं कर सकते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा कहना है। जी, रश्मि जी, ज्योति जी, आप कुछ और इस मामले पे बताना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ कि जैसा सर बता रहे थे ना कि जी मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि सर ने ना इतना समराइज, मतलब जो मैं कहना चाह रही थी वो ऑलरेडी सर ने कह दिया, तो मेरे ख्याल से आप ऐड कीजिए। तो ये तो हम भी ऑनर्ड है कि सर को सुनने का मौका मिल रहा है। तो बस जी, तो मैं बस ये ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि थोड़ा जो हम लोग समझ पाते हैं सर की बात, मैं बहुत सर की बात हम लोग सब समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसे जानना चाहे आम भाषा में कि जो ये मामला है ना, सर बोल रहे थे ना कि मजिस्ट्रेट के पास जाना है, तो मैं ये कहती हूँ कि जो पलामू की घटना है ना, जो सिंपल पहले उनको क्या करना है, पलामू की घटना, तो पलामू के जो कंडक्टिंग लॉयर, मतलब वहाँ पे जो एडवोकेट होंगे इस केस में, ठीक है, उनको ये सारा कुछ लिख के देना होगा। तो मजिस्ट्रेट के पास तो वही लिख करके बताएंगे ना कि ये सारी डिटेल्स जो सर बता रहे थे कि सबको CWC का रिपोर्ट और जो फर्दर ऐड कराना है, तो वो सब लॉयर वो पिटिशन में मेंशन करेंगे सब कुछ। जो एप्लीकेशन जो हम लोग देते हैं ना कोर्ट में, पिटिशन कहते हैं और एप्लीकेशन भी कहते हैं, तो उस एप्लीकेशन में ये सारे डिटेल्स होना चाहिए, ठीक है, तभी तो उस बेसिस पे आगे सुनवाई होगी। जो हमारा जैसे कह रहे हैं ना कि अभी हमारे FIR में थोड़ा सा लैकिंग है, मतलब वो कमी है, तो वो अगर हमारा पिटिशन स्ट्रांग रहेगा, उस बेसिस पे हम आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर हमारा बेस स्ट्रांग रहेगा ना, तो आगे हम लोग कहीं पे भी कोर्ट, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और वो जो लेकिन आरोपी है, मेन अगर जो उनकी हमारे कोई वहाँ पे जो हिस्ट्री कंडक्टिंग है लॉयर है तो वो भी पलामू में, साथ में लगा दी जाए। बिल्कुल, अगर उनका क्रिमिनल हिस्ट्री है, जो मेरी बात हुई थी आपसे कि पहले भी वो इस तरीके के मामले में आ चुके हैं, उन पे कोई केसेस है पेंडिंग, तो वो भी ऐड कर दीजिए उसमें, ताकि उनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो भी कहीं पे एक पैराग्राफ में एडेड होना चाहिए वो, ताकि कोर्ट को भी, अगर कोर्ट अगर देखते हैं तो उन्हें भी पता, मतलब ये मेरा कहना है कि डिटेल में होना चाहिए। कोई अगर जैसे मिस कर दिया ना FIR में कि उस लड़के के साथ उसको ऐसा बोला गया, ऐसा वर्ड बोला गया कि तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स को काट देंगे, अगर ये मेंशन होता तो बहुत इजी होता पॉक्सो के एक्ट वहाँ पे ऐड करना, लेकिन वो है ही नहीं कहीं पे भी। तो अगर आप सिर्फ FIR पढ़ेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक मारपीट की घटना है, जो हम लोग FIR पढ़ के समझ पाते हैं कि निश्चित तौर बच्चे पर, के साथ निश्चित तौर, मारपीट मुझे हुई है। लगता है कि जानबूझकर इस तरह की FIR वहां पर ड्राफ्ट करवाई गई है, ताकि ये मामले को थोड़ा हल्के में ही करके निपटा दिया जाए। और क्योंकि ये जो व्यक्ति है जिस पर आरोप लगे हैं, ये बताया जाता है कि वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में जहां ये रहता है, काफी आतंक जैसा है, सब लोग बहुत डरते हैं। इसलिए जैसे और भी लोगों के साथ इसने इस तरह की हरकतें की हैं और बच्चों के साथ भी की हैं, लेकिन कोई भी कभी भी इसके सामने खड़ा नहीं हुआ, हिम्मत नहीं कर पाया है। बिल्कुल, लेकिन तो ये भी एक समस्या है मोनिका जी, कि ये समस्या है कि जब हम जब हम FIR कर रहे हैं वहाँ पे ना, तो पुलिस बहुत सारा एडिट, मतलब उसमें से कट ये करके कर देते हैं, बहुत सारे लाइंस मिस कर देते हैं, वो फिर अपने अकॉर्डिंग वो करते हैं। और अगर कोई इस तरीके का जहाँ पे वो रहते हैं इस तरीके का कोई पर्सन है, तो लोग डर से भी नहीं करते हैं, जल्दी FIR करते ही नहीं है। कहा जाता है उनके केसेस में, ज्यादातर ऐसा होता है कि सीरियस वाले ऑफेंसेस ये लोग हटा देते हैं। तो जैसे ये आप मेरे लिए नई बात है, अगर ये बात होती ना, जब रश्मि जी भी कह रही हैं कि ये प्राइवेट पार्ट काट देंगे या ऐसा कुछ भी बात होती, ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा था कि बहुत तुरंत अरेस्ट इसमें हो सकती थी। मेरे ख्याल से पुलिस भी कॉम्प्रोमाइज है इस केस में, मुझे ऐसा लगता है।
ये जी, ये हो तो सकता है। जी, रश्मि जी आप कुछ कह रही हैं? बिल्कुल, तो वही मैं कह रही हूँ कि ये सब जो है ना हमें इसीलिए हम कहते हैं कि जब कोई ऐसी घटना होती है तो हमें कहीं न कहीं से लीगल सलाह मतलब कानूनी सलाह लेनी चाहिए कि हमें क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। बहुत बार होता है कि लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या लिखना जी, है एफआईआर में, तो कहीं न कहीं से कानूनी सलाह लेकर के अगर हम लिखें तो ज़्यादा आसानी होता है, ताकि हम फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बिल्कुल। हमारा हो जाता है। निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि इसमें एक और चीज़ पर हमको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा कि जिस बच्चे के साथ ये सब हुआ है, क्योंकि जी, तुरंत उसको पहले तो इतना उस पर अटैक हो गया, असॉल्ट हो गया, उसके बाद फिर पुलिस थाने जाना, फिर सीडब्ल्यूसी के सामने जाना, जिसमें कि वो कंटीन्यूअस उस वक़्त दर्द में ही होगा जितना उसको स्टिचेज़ वग़ैरह आए हैं, मैं देख रही बिल्कुल। थी। तो उसको भी एकदम से सारी चीज़ें याद कर पाना, ये भी हो सकता है कि उसको धीरे-धीरे करके चीज़ें याद आती गई हों, जैसे-जैसे वो बताता गया हो इसके बारे में। लेकिन हाँ, सीडब्ल्यूसी के पास उसने ये बात ज़रूर बताई है, ये उसने अपनी बातचीत में मुझे मेंशन भी किया है। कहाँ सीडब्ल्यूसी से चूक हो गई है इस पे, ये मैं भी समझने में थोड़ा-सा नाकाम हूँ कि कैसे जी। इतने गंभीर मामले को इतने मुझे हल्के में ले लिया गया है। इसीलिए मैंने कहा कि जब बच्चे का बयान लिया जाता है तो एक काउंसलर का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि बच्चे से का एक माहौल ऐसा रहे ताकि बच्चा डिस्टर्ब ना हो, डरे नहीं। जी, जी। बहुत सर कुछ बहुत कहना चाह महत्वपूर्ण रहे हैं? जानकारी। जी, ज्योति जी। एक पॉक्सो के केसेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है स्पेशल एजुकेटर, ऐसा कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर आपने बोला ना, वो होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बच्चा, जैसा आपने कहा कि वो लगातार दर्द में था, ट्रॉमा वाला बच्चा कैसे बताएगा उसके साथ क्या हुआ है, आधी चीजें तो वो खुद शॉक में, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां पर एक स्पेशल ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत है जो उस बच्चे से निकलवाए कि और क्या क्या हुआ था। सीडब्ल्यूसी भी यहाँ पर जो है क्वेश्चन में है, यहाँ पर पुलिस भी क्वेश्चन में है। मेरे हिसाब से दोनों ही लोगों ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है, पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया। जी। एक चीज इजाजत हो तो एक शब्द हम यही कहना चाह रहे हैं जी, कि मिश्रा जी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और यह बच्चा इतना अब ट्रॉमा से थोड़ा रिकवरी हुआ है, तो जी। पुलिस के आवेदन गार्जियन दे कि पुनः इसका बयान लीजिए। वादी का पुनः बयान एक बार नहीं 2 बार भी हो सकता है, कहीं रोक नहीं है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन 161 में भी अगर वो बात ले आता है तो चार्जशीट देना उसकी मजबूरी बन जाएगी। एक दूसरी चीज सही कहा मैडम ने कि काउंसलर होना जरूरी है। साइकेट्रिक एक्चुअली काउंसलिंग करके ही बच्चों को ट्रॉमा से निकाला जा सकता है। जे एक्ट में के प्रेमबुल में भी है ट्रीटमेंट वर्ड है। जे एक्ट के प्रेमबुल में ट्रीटमेंट वर्ड है, कैटरिंग वर्ड है। तो कैटरिंग ट्रीटमेंट यही है कि अगर बच्चा ट्रॉमा में है, उनको कैसे हम उस ट्रॉमा से निकाल करके सही तथ्य को लाएं। और वो बच्चा अभी भी यदि है, उसका ट्रीटमेंट पुनः हो सकता है। एक बार 164 दोबारा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो जाने के बाद रोक देगा, ऐसा कई उदाहरण हैं। तो इसलिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। प्रोटेस्ट पिटीशन कंप्लेन कम प्रोटेस्ट दाखिल हो और एक आवेदन जाए CWPO या SJPU के नाम से कि यह बच्चा कहना चाहता है, इसकी बात को सुना जाए। अगर वो ले आता है SJPU, अब SJPU को एड्रेस कीजिए। अब कहीं थाना SP DSP को मत कीजिए, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के एड्रेस से लेटर लिखिए, तब वो रिकॉर्ड करेगा, जुट जाएगा उसमें अगर ऐसा मैटर है तो। जी, यही मेरा कहना था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य यही था कि एक बच्चा जिसके साथ इतना गलत हो गया है, उसको जस्टिस मिले। जस्टिस भी अगर मिलता है, अगर वो देखता है कि जो जिसने उसके साथ गलत किया है, कानून ने उसको पकड़ लिया है, वो बिहाइंड द बार्स है, तो कहीं न कहीं एक तो उसको ट्रॉमा से बाहर निकलने में थोड़ी-सी मदद मिलेगी। दूसरा कि जो हमारी कानून व्यवस्था है, उसके प्रति भी उसका विश्वास बढ़ेगा। नहीं तो मैंने देखा है कि आमतौर पे बचपन में जो बच्चों के साथ जो भी कुछ इस तरह के अगर एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, तो अगर वो सही तरीके से डील ना किए जाएँ, एड्रेस ना किए जाएँ, तो उनका असर फिर लाइफ लॉन्ग उनकी पर्सनैलिटी पर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अ, तो बच्चों के विश्वास को बचाए रखना, उसको बनाए रखना, ये भी हम सबकी ज़िम्मेदारी है और इस कार्यक्रम को करने के पीछे उद्देश्य यही था। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी भी कई जानकारियाँ बढ़ी हैं इस बातचीत से और ये मैं निश्चित तौर पर वहाँ बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, उनके साथ भी शेयर करूँगी, जो वहाँ पलामू की जो सीडब्ल्यूसी है, उनके पास भी और जो पुलिस ऑफ़िसर्स हैं, उनके साथ भी। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमसे अनजाने में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। यहाँ हमारा बिल्कुल उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी पर आरोप लगाएँ, प्रत्यारोप लगाएँ, हमारी कोशिश बस ये है कि जस्टिस
होना चाहिए। अगर कुछ चीजें पहले छूट गई हैं तो उनको अब सुधार लिया जाए समय रहते ही, यही कोशिश है। बहुत बहुत जी। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।